Assalamu alaikum, guys. I hope you all are well. And again, we're back with the MCQ questions. This is October, November 2024, paper 1, variant 2. We previously did paper 1, variant 3 of the same year. Okay, now let's start. The first question. Question क्या कह रहा है? Which economic question is least likely to arise as a result of scarcity? तीन economic questions क्या होते हैं? What to produce, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहले इन तीनों का जवाब होगा, इसके बाद आएगा भाई प्रोड्यूस कब करना है। ठीक है ना, इसके बाद आ जाएगी वो वाली बात कि भाई कब प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए जो लीस्ट लाइकली है ना, ठीक है ना, वो क्या है? वो ये है कि जब तक स्कैर्सिटी की बात है, ये कह रहा है कि भाई स्कैर्सिटी की वजह से कौन सा क्वेश्चन लीस्ट लाइकली। तो भाई सबसे पहले जो तीन क्वेश्चन उन्हीं को देखना पड़ेगा, उसके बाद चौथे क्वेश्चन की बारी आएगी। तो जिसकी बारी सबसे लेट आएगी वही लीस्ट लाइकली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द बेनिफिट वन कुड हैव हैड फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, अब इससे मिलती जुलती डेफिनेशन आपके पास आ रही होंगी। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, नॉट एट ऑल द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल व्हेन दे कंज्यूम अ गुड। ये तो गुड की कंजम्पशन की कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं, लैक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नो, दिस इज स्कैर्सिटी। The next best alternative forgone when making an economic decision. That's the right answer. Okay. So 2 का हो गया D. अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कह रहा है हमको? The diagram shows a PPC for an economy that produces two goods X and Y. Which point shows the greatest opportunity cost of producing one more unit of X? Obvious सी बात है, opportunity cost सबसे ज्यादा। देखो X प्रोड्यूस करेंगे, X बढ़ाएं तो y को कम किया जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें y को कम करना है, और y हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा प्रोड्यूसिंग x। तो सबसे ज्यादा फॉरगो हम कहाँ कर रहे हैं बेटा? देखो जरा, अगर सी पॉइंट को देखो तो सी पॉइंट पे हम सबसे ज्यादा फॉरगो कर रहे हैं। या तो मैक्सिमम हो गया, और यहाँ आपका करंट है, तो सब बी पे उससे कम फॉरगो कर रहे हैं, ए पर उससे कम फॉरगो कर रहे हैं। तो इसलिए ए और बी तो आंसर हो नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सिर्फ तब अराइज होगा जब हम ऑन द पीपीसी ऑपरेट करें, इनसाइड द पीपीसी में ऑपरेट नहीं करते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस है। तो इसीलिए सी हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, देयर इज अ पीरियड ऑफ बैड वेदर व्हिच लीड्स टू अ फेलियर ऑफ अ राइस क्रॉप। ठीक है ना, एक बैड वेदर आ गया, ठीक है ना, मौसम खराब है और राइस की जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मार्केट फॉर राइस? सप्लाई कम होगी तो जाहिर सी बात है शॉर्टेज क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो हमारे पास शॉर्टेज एक ये रही, शॉर्टेज एक ये रही। अब ये क्या कह रहा है हमको? अ शॉर्टेज ऑफ राइस एंड अ फॉरेन प्राइस, जो कि इम्पॉसिबल है। शॉर्टेज में तो प्राइस बढ़ती है, शॉर्टेज ऑफ राइस एंड द राइज ऑफ प्राइस। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सी डी तो हो नहीं सकते, तो इनको हम कंसिडर भी नहीं करते। ठीक है ना, खड्डा हमारा ए और बी में था। अब आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायग्राम शोज अ चेंज इन डिमांड फॉर कॉफी। डिमांड क्या हो गई कॉफी की? इंक्रीज हो गई डिमांड। ठीक है ना, अब कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो उसका हमें इम्पैक्ट शो करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसने हमसे रीजंस पूछे हुए। व्हाट वुड कॉज द डिमांड फॉर कॉफी टू चेंज फ्रॉम D1 टू D2? ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है? अ गुड कॉफी हार्वेस्ट, इससे सप्लाई बढ़ जाएगी, कैंसिल कर दो उसको। ठीक है ना, फिर ये आपसे कह रहा है राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ड्रिंक, यानी चाय महंगी हो जाए तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। पॉसिबल आंसर हो सकता है। rise in the wages, इससे भी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा। सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर कॉफी से डिमांड ऑफ सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑफ टी है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, तो उससे तो टी की डिमांड बढ़ेगी, कॉफी की डिमांड कम होनी चाहिए। यहाँ कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, तो हमारे पास बचा बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, देन यू हैव एमसीक्यू नंबर 6। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 6 क्या बोल रहा है आपको? सप्लाई, द टेबल शोज द सप्लाई फॉर प्रोडक्ट एट डिफरेंट प्राइसेस। ठीक है, अब ये कह रहा है, सारी इसने हमको सप्लाई बता दी है, if the price changes from 12 to 14, 12 to 14, ठीक है, what will be the change in supply? सप्लाई जो है वो जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी 40 यूनिट से क्या हो रही है? राइज हो रही है। ठीक है ना, तो सप्लाई पे आपके पास जो है वो चेंज आएगा। और ये प्राइस तो जाहिर सी बात है, प्राइस के बढ़ने से होती है एक्सटेंशन। क्या होती है भाई? एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होती है। तो सप्लाई विल एक्सटेंड, सप्लाई विल एक्सटेंड कितना? बाय 200 यूनिट्स? नो, नॉट एट ऑल। तो डी तो हो गया गलत।
ए और बी हो नहीं सकता क्योंकि उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी के सप्लाई विल एक्सटेंड बाय 40 यूनिट्स एंड देयर विल बी अ मूवमेंट अप अलोंग द सप्लाई कर्व, अप अलोंग द सप्लाई कर्व आपके सामने हो रही मूवमेंट अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्विलिब्रियम आ गया सबसे पहले, ठीक है, बगैर क्वेश्चन पर इक्विलिब्रियम मार्क करो, अब लिखो। अब क्वेश्चन देखो, विच चेंज वुड मूव द इक्विलिब्रियम इन द डायग्राम टू पॉइंट जेड, ठीक है ना। अब इक्विलिब्रियम इन ऑन द डायग्राम टू पॉइंट जेड का मतलब ये है कि सप्लाई कम हो, ठीक है ना, और डिमांड बढ़ जाए, तब जेड पे इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है। तो डिमांड को बढ़ाना है और सप्लाई को कम करना है, तो डिक्रीज इन डिमांड हो नहीं सकता, मारो गोली इसको। इंक्रीज इन डिमांड हो सकता है विद डिक्रीज इन सप्लाई हो सकता है, तो 7 का आपके पास स्ट्रेट सी आंसर बन जाता है, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड डी से डी1, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है सप्लाई एस से एस1, डिमांड इंक्रीज सप्लाई डिक्रीज। नंबर 8 पे आ जाते हैं, when the price of shirt rises from 8 to $10, 8 से $10 पर जब चले जाती है शर्ट की प्राइस, शर्ट की जो डिमांड है फॉल्स फ्रॉम 1000 to 500, ठीक है ना। आपके पास ये आ गया क्वांटिटी में फॉल 50% का, ठीक है ना, प्राइस में इंक्रीज आया 20% का, ठीक है ना। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5/2, 2.5 आना चाहिए आंसर, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं 50% ये आएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ये 20% आएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऊपर आता है, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी आ गया 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट इज 20, 0 0 कट जाएगा, 5/2 करोगे आंसर 2.5 आएगा, तो इसलिए आपका आंसर हो गया करेक्ट ए। 8 के बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 9। 9 क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट इंटेंड्स टू बिल्ड अ न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट in an area of outstanding natural beauty. What would be an external cost of this decision? भाई जाहिर सी बात है, एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी को जो कॉस्ट हो जिनका प्रोडक्शन कंजम्पशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, उनको जो नुकसान बेयर करना पड़ जाए ना, तो वो एक्सटर्नल कॉस्ट कहलाता है। तब जब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बना रहा होगा एक एयरपोर्ट, तो जाहिर सी बात है नुकसान ये होगा कि यार नेचुरल ब्यूटी खराब होगी। अब देखते हैं हमसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो उसी को लगेगी जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, तो एक्सटर्नल नहीं हुआ ये। द एंजॉयमेंट लॉस बाय दोज अनेबल टू यूज द कंट्री साइड, बात समझ आई, यानी जो लोग वहीं रहते हैं वो कहीं और नहीं जा सकते, उनको जो नुकसान होगा, द एंजॉयमेंट लॉस्ट हो सकता है आंसर। इंक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ लोकल बिजनेस, प्राइवेट बेनिफिट है, वेजेस पेड प्राइवेट कॉस्ट है, तो बचा क्या, बी। उन लोगों का, उन लोगों के बारे में बात हो रही है जिनका एयरपोर्ट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, 9 का बी हो गया। 10 पे आ जाता है भाई, 10 क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज एन important रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, issues credit cards, provides loan, provides saving account, attempts to achieve price stability। देखो ये देता है कमर्शियल बैंक, ठीक है ना, 10 में बी कमर्शियल बैंक दे रहा है, ये भी कमर्शियल बैंक दे रहा है, ये भी कमर्शियल बैंक दे रहा है, ठीक है ना। तो आपके पास बचता क्या है, ए। प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए मनी सप्लाई को चेंज करता है ना सेंट्रल बैंक, ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ मनी, तो इसलिए आपके पास 10 का ए हो गया। नंबर 11 पे आ जाते हैं, हाउ वुड अ चेंज इन द डिमांड फॉर लेबर अफेक्ट द लेबर मार्केट इन एन ऑक्यूपेशन। सही चीज को देखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर डिमांड ऑफ लेबर बढ़ जाएगी तो लेबर की शॉर्टेज क्रिएट होगी जिसकी वजह से वेजेस बढ़नी चाहिए, ठीक है। ये पहले तो इस चीज को करेक्ट करना है हमको, और उस चीज को करेक्ट करते हैं। इंक्रीज इन लेबर डिमांड तो डिक्रीज इन वेज, इम्पॉसिबल। इंक्रीज इन लेबर डिमांड तो इंक्रीज इन वेज, ठीक है ना। फिर डिक्रीज इन लेबर डिमांड तो डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम वेज आना चाहिए, अगर लेबर की डिमांड डिक्रीज होगी तो वेजेस इंक्रीज नहीं होंगी, तो इसलिए आपके पास बी और सी जो है वो कट जाते रहता है, रह गया ए और बी, ठीक है। अब बना लो डायग्राम, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायग्राम ए की बना लेते हैं, डिमांड को डिक्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाए, मेरे तो समझ आ गया कि मुझे क्या करना है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूँ।
अब आपने यहाँ पर लिखा डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, और अब आप जो है वो डिमांड ऑफ लेबर को डिक्रीज कर देते हैं। अब जब आप डिमांड ऑफ लेबर को डिक्रीज करते हैं तो ये आपके पास नया सिचुएशन आ गया। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें आपके पास सप्लाई डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है। सप्लाई में सप्लाई क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक्सटेंड, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा, ये सही हो जाएगा। इसी को ऑपोजिट कर लो आप। इधर देखो जरा, आप अगर यही डायग्राम इस तरह, डिमांड इंक्रीज करो, सप्लाई में क्या आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह एक्सटेंशन आ रहा है। इसीलिए आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी फॉर नंबर 11। नंबर 12 पे आ जाता है भाई। नंबर 12 क्या बोल रहा है हमको, नंबर 12 बोल रहा है अ फास्ट फूड मल्टीनेशनल बॉट अ फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट। ठीक है ना, एक फास्ट फूड मल्टीनेशनल है, ठीक है ना, उसने क्या किया, फूड ऑर्डरिंग वेबसाइट जो है ना, आ, उसको खरीद लिया। ठीक है ना, तो अब आपके पास यहाँ पर in order to allow multinational customers to download menus and make advance payments, ओके हो गया भाई, which term best describes this merger। तो बड़ा इजी होना चाहिए। मैंने वेबसाइट को केटर किया है, मैं फास्ट फूड मल्टीनेशनल हूँ, वेबसाइट ले ली मैंने, तो वर्टिकल ही हुई और ये वर्टिकल फॉरवर्ड हुई। ठीक है ना, बैकवर्ड तो गया नहीं अपने स्टेज पर, फॉरवर्ड गया हूं ना अपने स्टेज पर। ठीक है ना, आ जाए आगे बढ़ते हैं। हो गया आंसर करेक्ट। The diagram shows the average total cost for a firm in the long run। क्या हुआ है, एवरेज कॉस्ट क्या हुई है, डिक्लाइन हो गई है। ये बात याद रखो, जब एवरेज कॉस्ट इनवर्ट शिफ्ट होता है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगे, तभी कॉस्ट कम होगी, और ये होंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल में मूवमेंट होती थी इस तरह, एक्सटर्नल में क्या होता है, पूरा ही शिफ्ट हो जाता है। आपके पास दिस इज 13 एंड द आंसर इज बी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कुछ वो चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे वो क्या कह रहा है, व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इनकरेज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स इन लो इनकम इकोनॉमी। भाई एक लो इनकम इकोनॉमी है, ठीक है ना, उसमें क्या ऐसा काम किया जाए कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इनकरेज कर लिया जाए। ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है ना, तो भाई अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आपके पास जो है वो व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू इनकरेज कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन मेथड्स इन लो इनकम इकोनॉमी। ठीक है, माइंडेड दिस इज आवर सेकंड क्लास, ठीक है, हमारी दूसरी क्लास है ये, तो इसको हम जल्दी से वाइंड अप करेंगे। चले भाई, हमारे पास आ गया पॉइंट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को इनकरेज करना। ठीक है ना, अब वो कैसे इनकरेज होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव कैपिटल इक्विपमेंट तो इनकरेज तो नहीं होगी उससे। ठीक है ना, ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन एड प्रोग्राम्स, उससे भी इनकरेज नहीं होगी। ठीक है, सब पॉसिबल है, बी में पॉसिबल हो सकता है, बी बहुत अच्छा पॉइंट है, ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन एड प्रोग्राम बेहतरीन है यार, सबसे इजी हो गया ये। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर मोस्ट प्रोबेबली। बट बाकी को भी देखेंगे, सप्लाईज ऑफ लोकल लो कॉस्ट लेबर, तो उससे तो कैपिटल इंटेंसिव नहीं लेबर इंटेंसिव प्रमोट होगा ना। ठीक है, एंड और शॉर्टेज ऑफ हाईली ट्रेन्ड सुपरवाइजर्स। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें फिर काम नहीं हो सकेगा ना। ठीक है, तो ये आपके पास केस हो गया, दिस इज आंसर बी। A firm's average revenue is $20, it sells 1000 units। ठीक है, अब उसका एवरेज रेवेन्यू जो है वो क्या है, $20 है, वो 1000
जो है वो यूनिट बेच रहा है, ठीक है। व्हाट इज द फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एक बात याद रखो, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी कट हो जाएगा तो ए आर इज इक्वल टू पी आ गया, यानी आंसर ए या सी में से कोई एक होगा, ठीक है। टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, 20 इंटू 1000 कर दो तो 20,000 आ जाएगा, तो हो गया ना आंसर भाई, नंबर सी, ठीक है। I'm just pausing for a while because there's an important call coming. Okay, guys, let's continue once again from where we left. Okay, so 15 is done. हमारे पास आंसर हो गया 15 का सी। इसके बाद 16, ये क्या हो गया भाई 16 को, आई थिंक ये मैंने मार्क कर लिया था, तो 16 को हम स्किप कर देते हैं बिकॉज इट वाज ऑलरेडी मार्क्ड। लेट्स स्किप 16, मगर समझ लेंगे 16 को क्या बोल रहा है वो। माइट बी पॉसिबल कि पहले सॉल्व किया हो तो ऐसा हो गया हो, खैर है कोई बात नहीं। क्वेश्चन कह रहा है अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री बिकम्स अ मोनोपोली, ठीक है ना। व्हाट इज मोस्ट लाइकली एडवांटेज फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को इसका एडवांटेज क्या होगा अगर मोनोपोली बन जाता है। तो देखो मोनोपोली की लार्ज फर्म होगी, ठीक है ना, और लार्ज फर्म होगी तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होंगी जिसकी वजह से वो प्राइस गिरा भी सकता है। तो इसीलिए हमारे पास आंसर बी हो जाएगा इसका, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। आ जाए, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 17। What will cause real GDP to rise in a country? रियल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी होता है जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट होके आया हुआ हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं रियल जीडीपी। अब अगर आपका इनकम इस जीडीपी तेजी से बढ़े मगर प्राइसेस जो है वो स्लोली बढ़े तो रियल जीडीपी बढ़ जाएगा। नॉमिनल जीडीपी राइजिंग एट अ फास्टर रेट देन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, इन्फ्लेशन की। नॉमिनल जीडीपी राइजिंग फास्टर देन इन्फ्लेशन, करेक्ट आंसर, बाकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास 17 का बी हो गया। देन आ जाता है नंबर 18, व्हाट इज द मनी सप्लाई, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी issued by the central bank, money within the commercial bank, money available within the economy। बात समझ आई। इन तीनों में करेक्ट कौन सा है? इन तीनों में करेक्ट हो, देखो ये तो फॉरेन करेंसी की बात करते तो उसको तो मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें से देखो जरा, ये तो सिर्फ कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, ये सिर्फ सेंट्रल बैंक ने जो इशू किया हुआ है वो पैसा है। अब अगर मैं बात करूं मनी सप्लाई की कितना पैसा टोटल इकोनॉमी में अवेलेबल है, तो वो मनी सप्लाई कहलाएगा ना, ठीक है ना। क्योंकि सेंट्रल बैंक इशू करता है मनी एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो सिर्फ उस टाइम पीरियड के बारे में तो नहीं सोचना। नेक्स्ट क्या है आपके पास, which macroeconomic policy is most likely to achieve economic growth and price stability। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो साथ में और प्राइस स्टेबिलिटी भी हो। जैसे कि अगर फिस्कल पॉलिसी अगर आप लगाते हो, आप अगर टैक्स को, जैसे कि ग्रोथ लानी है आपको, तो अब लोगों की इनकम बढ़ाओगे तो उससे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा ना, प्राइस स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी। फिस्कल पॉलिसी हो गया गलत। अगर फिस्कल पॉलिसी गलत है तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी भी गलत होना चाहिए, क्योंकि उससे भी इन्फ्लेशन आएगा। एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। इंपोर्ट बैरियर, अगर इंपोर्ट बैरियर लगा दे तो हो सकता है जो हम माल मंगवा रहे हो वो रॉ मटेरियल हो, तो ग्रोथ रुक सकती है भाई। इसलिए ये भी नहीं होगा तो बचा क्या, सप्लाई साइड पॉलिसी, जो कि सप्लाई बढ़ाता है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, तो उसकी वजह से प्राइसेस भी गिरती हैं, ग्रोथ भी आती है, ठीक है। फिर है 20, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ये तो इन्फ्लेशन हो गया भैया। इट इज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ नेशंस आउटपुट, ठीक है, अच्छा पॉइंट है ये, टोटल आउटपुट बढ़ जाना, ठीक है ना। टोटल डिमांड इंक्रीज हो जाए, नहीं। इट इज एन इंक्रीज इन वेज, नहीं। तो बचा क्या आपके पास, बी बचा, आउटपुट इज ग्रोथ, राइट। 20, नेक्स्ट 21 पे आ जाते हैं, व्हाट कॉजेज सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन अ रिसेशन। सिंपल सी बात है। अब सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन का क्या मतलब है कि वर्कर्स की डिमांड को कम कर दिया जाए और उनको कहा जाए भाई यू आर नो लॉन्गर नीडेड बिकॉज हम लोग के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे, तो हम आपको भी नहीं डिमांड करेंगे। तो ये तो बड़ा इजी है यार,
परमानेंट डिक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर, भाई साइकिल है, नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा, तो परमानेंट डिक्रीज नहीं हो सकता कभी भी, ये बात याद रखो। परमानेंट डिक्रीज तो है नहीं, ठीक है, सप्लाई की तो बात होगी नहीं, सिर्फ डिमांड की बात होगी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अ टेम्पररी डिक्रीज इन द डिमांड फॉर लेबर विच विल कॉज अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ रिसेशन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है टेबल शोज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इन सेलेक्टेड ईयर्स। एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक दूसरे के इक्वल है पहले साल में, दूसरे साल में एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू है, तीसरे साल में भी एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू है। इसका क्या मतलब है, व्हाट माइट एक्सप्लेन द चेंज इन गवर्नमेंट्स बजट ओवर द पीरियड। सो यू कैन सी दैट वी आर मूविंग इनटू अ डेफिसिट, ओके। अब ये कह रहा है, इसने हमको सिंपल कह देता भाई डेफिसिट आ रहा है, इसने इतना इजी तो नहीं करके दिया। अब डेफिसिट क्यों आ रहा होगा, डेफिसिट इसलिए आ रहा होगा गवर्नमेंट को टैक्सेस कम मिल रहे हैं और गवर्नमेंट को खर्चा ज्यादा करना पड़ रहा है। भाई गवर्नमेंट को खर्चा क्यों करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, आपने कहा हायर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लोअर टैक्सेस ड्यू टू लो इनकम, जो कि कब हो सकता है, जो कि हो सकता है इन सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, लोग बेरोजगार हो रहे हैं रिसेशन की वजह से। तो ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट को पैसा ज्यादा देना पड़ा मगर अर्निंग उसकी कम है। नंबर 23 पे आ जाते हैं। The table shows changes in economic policies for 4 countries A, B, C, D. Which country is most likely to be following the policy of preventing deflation? तो उसने टैक्स को गिराया होगा, इजी रखो बेटा, टैक्स को उसने गिराया होगा तभी वो डिफ्लेशन से निकलने की बात कर रहा है। टैक्स गिरेगा तभी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। तो ये तो आपके पास सिरे से गलत हो जाएंगे, बी एंड डी। देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग वो गिराएगा नहीं, बढ़ाएगा ना, तभी तो डिफ्लेशन से बाहर आएंगे, तो हो गया ना आंसर। मनी सप्लाई बढ़ाएगा ताकि इंटरेस्ट रेट गिरे, ताकि लोग इन्वेस्ट करें, हो गया आंसर भाई, नंबर सी, सॉरी 23 का सी, ठीक है ना। वर्कर्स इन स्विट्जरलैंड अर्न मोर ऑन एवरेज देन वर्कर्स इन मैक्सिको। वहां के लोग मैक्सिको के मुकाबले में ज्यादा कमा रहे हैं। व्हाट इज अ लाइकली कॉज ऑफ दिस, ठीक है ना, क्या रीजन होगा कि स्विट्जरलैंड के वर्कर्स जो है वो मैक्सिको के वर्कर्स से ऑन एवरेज ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है। A greater percentage of workers in Switzerland work part time than in Mexico। भाई देखो, पार्ट टाइम वाला कम कमाएगा, फुल टाइम वाला ज्यादा कमाएगा। अगर वो पूरा दिन काम करो, मैं सिर्फ 2 घंटे काम करो, जाहिर सी बात है जो पूरा दिन काम कर रहा है वही ज्यादा कमाएगा। बेस्ट एग्जांपल है करीम की, एक बंदा 3 घंटे के लिए चलाता है, एक बंदा 12 घंटे के लिए चलाता है। जो ज्यादा पैसे कौन कमाएगा, जो 12 घंटे के लिए चला रहा है। एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड इज मोर प्रोडक्टिव देन द एवरेज वर्कर इन न्यूजीलैंड, तो उसका पे स्केल हाई होगा, तो वो स्किल्ड वर्कर है, तभी वो ज्यादा कमा रहा है। बात समझ आई कि पॉसिबल आंसर हमारा हो सकता है ए वाला, पॉसिबल नहीं हो सकता। एवरेज वर्कर इन स्विट्जरलैंड पेज मोर इनकम टैक्स, तो वो कम कमा रहा होगा फिर तो, अगर इनकम टैक्स ज्यादा दे रहा है तो मतलब उसकी ओवरऑल इनकम कम हो जाएगी ना। अगर वो टैक्स ज्यादा दे रहा है, इसका ये मतलब फिर ना वो कमा भी ज्यादा रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा रखा हुआ हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना भाई, इतना इजी थोड़ी ना है, चिल सीन नहीं है भाई इसमें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हायर इन स्विट्जरलैंड देन इन मैक्सिको, अगेन गलत हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, बच गया बी, 24 बी, ठीक है जी। 25 पे आ जाते हैं। द टेबल कंटेन्स डिटेल्स ऑन बर्थ रेट्स, डेथ रेट, नेट माइग्रेशन फॉर सेवरल कंट्रीज इन अ ईयर। ऑस्ट्रेलिया का आप देखो, पहले देख लेते हैं बर्थ रेट किसका सबसे ज्यादा, फर्स्ट पर ये है सेकंड पे, ये है थर्ड पर, ये है फोर्थ पर। डेथ रेट किसका सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पे ये है नाइजीरिया, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पर ब्राजील है। नेट माइग्रेशन कितने लोग आ रहे हैं, देखो यहाँ पर भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में लोग आ रहे हैं, जबकि नाइजीरिया से लोग जा रहे हैं। यूएस में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, ठीक है। ओनली वन कंट्री नाइजीरिया हैड अ डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हम यहाँ पर
नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि हमको पॉपुलेशन का नहीं बताया उसने। चांस जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा चांस नहीं है, लेकिन देखो ना, बर्थ रेट बड़ा ज्यादा है, तो हम कैसे अज्यूम करेंगे कि पॉपुलेशन कम हो रही होगी या इंक्रीज हो रही होगी? हमें नहीं पता, वो पॉपुलेशन का फिगर नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। A country with the lowest birth rate had the lowest death rate. लोएस्ट birth rate नहीं, सामने एक है, ठीक है ना। बचा क्या? डी। अब डी देख लेते हैं भाई। कंट्री विद द लोएस्ट नेचुरल रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट ऑन द सेकंड है, ठीक है ना। तो ओवरऑल नेचुरली पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, नेट माइग्रेशन की वजह से बढ़ रही है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि पॉपुलेशन नेचुरली जो है वो बढ़ नहीं रही होगी, ठीक है ना। प्रॉपर आपको, आपके पास एविडेंस है इस चीज का, इसीलिए डी आंसर है। कंक्लूड करना होता है हमको, ठीक है ना। विच कॉम्बिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई इनकम कंट्री? देखो, हाई इनकम कंट्री है ना, तो उसका जीडीपी पर हेड ऑब्वियसली ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास आया क्या? ए और बी, सी और डी हो गया गलत। उसके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर के कितना लोग जीते हैं, और जीडीपी पर हेड दोनों ज्यादा होना चाहिए। तो अगेन ए और बी दोनों यहाँ पर भी करेक्ट है। परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स एम्प्लॉयड इन द टर्शियरी सेक्टर, वो डेवलप कंट्री में होती है और डेवलपिंग कंट्री में नहीं होती। तो इसलिए हमारे पास आंसर बन गया ए। उसने कहा है हाई इनकम कंट्री, तो टर्शियरी सेक्टर में वो काम कर रहे होंगे। 26 के बाद आ जाता है 27। व्हाट माइट इंक्रीज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज? ये पिछला ही रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन बदल दिया है। आंसर इज फ्री ट्रेड, कि यार उसी से इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन होगी ना, ठीक है। A government wishes to stop the dumping of a specific imported good at a very low price. Which method of protection would be most effective? ऐसा क्या मेथड लगाएं कि हम जो है वो डंपिंग को रोक सकें, और वो मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव हो। इफेक्टिव नहीं कहा उसने, मोस्ट इफेक्टिव कहा। मोस्ट इफेक्टिव का मतलब क्या है? सिंपल, बैन ही कर दूं, आएगा ही नहीं, दफा हो जाओ, ठीक है ना। बात समझ आई? हर दूसरे पॉइंट से, जैसे कि डीवैल्यू कर देंगे करेंसी तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो कम आएगा, मगर तब भी आएगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, लोग सेव करेंगे, स्पेंड कम करेंगे, मगर कम स्पेंड करने का मतलब कम वो प्रोडक्ट आएगा, कम तो आएगा ना। बात समझ आई? सब्सिडीज होम प्रोड्यूसर्स कर दी तो लोग जो है वो होम प्रोडक्ट्स बाय करेंगे, मगर वो वाला प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत तो बाय तब भी कर रहे होंगे। इसीलिए ए सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। हार्श है ए, अच्छी चीज नहीं होती, मगर क्या करें भाई, एम्बार्गो लगाएंगे तभी पूरा बेहतरीन हल निकलेगा ना इसका। Then you have 29, the price of US dollar in terms of other currencies set by the forces of demand and supply. What does the statement refer? क्या बात है, क्या सवाल है, बेहतरीन किस्म का सवाल है। ये बोल रहा है कि भाई यूएस डॉलर की जो प्राइस सेट की गई है, वो की गई है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज एंड इज सेट बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऐसा एक्सचेंज है जो डिमांड सप्लाई पे निर्भर हो, यानी डिपेंडेंट हो, उसको क्या कहते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। कहानी खत्म। अब आ गया एक और क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द डायग्राम शोज द वैल्यू ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर 5 years. Between which 2 years did the country have an increase in the value of imports and an improvement in balance of trade in goods? बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले तो ये देखो कि किन 2 सालों में वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बढ़ी है। तो भाई आपके सामने अगर हम नोट करें, मार्क कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट के लिए रेड निशान लगाते हैं, ठीक है ना। और ये आपके पास इंपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, राइट, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, ये आपके पास वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है, फिर ये वैल्यू ऑफ इंपोर्ट है, ठीक है ना।
फिर ये वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है। मैं पहले सारा सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद एक साथ इसको आपको समझाता हूँ ना, मैं खुद भी तो सॉल्व करूंगा, राइट। देन उसके बाद ये वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट है, ठीक है ना। मतलब ईयर 3 की और ईयर 4 की उससे थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है ना। तो कोई मसले वाली बात है नहीं। इसको मुझे सेट करना आता है, मैं इसको सेट करता हूँ 2 मिनट। ये मैंने इसको सेट कर लिया, ठीक है जी। देन है आपके पास ये आ गया लास्ट ईयर, ठीक है। अब कौन से ईयर्स हैं, बाजार हमको क्या दिख रहा है, ईयर 3 और ईयर 4 दिख रहा है। ओके। अब ये आपने एनालाइज कर लिया, तो इसको इसको और इसको आप कर दे कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास डेटा तैयार, अब आप इसको रिमूव कर दे। अब आपको पता है कि भाई ये 2 ईयर है जिसमें इंपोर्ट्स क्या हुए, इंक्रीज, यानी पहले यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मगर अब एक चीज नोट करें, एक और चीज नोट करें आप लोग, आई एम सॉरी ये रिमूव हो गया बच्चों, रियली सॉरी। एक और चीज नोट करें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड इम्प्रूवमेंट, पहले इतने एक्सपोर्ट्स थे, सॉरी ये एक्सपोर्ट्स थे और ये इंपोर्ट थे, तो इतना डिफरेंस था, तो हमारा सरप्लस ये होगा। अब देखो नोट करो सरप्लस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स इज इंप्रूविंग, राइट। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास सी हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।